हिंदी उपन्यासों की सीरीज में आप देख रहे हैं यूनिट 6 में शामिल आज ये जिंदगी नामा उपन्यास को। जिंदगी नामा उपन्यास लिखा है कृष्णा सोबती जी ने और उपन्यासों की ये सीरीज जो चल रही है, उपन्यासों के से संबंधित जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उस कड़ी में ये तीसरा उपन्यास है। पहला उपन्यास हमने देखा था धरती धन नापना और दूसरा उपन्यास हमने देखा था आपका बंटी, और ये आज है तीसरा उपन्यास। तीसरा उपन्यास है जिंदगी नामा। ऐसे ही यूनिट 6 में जो 13 उपन्यास हैं उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है हम देखते जाएंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल ये जो भी रचनाएं हैं उनसे संबंधित आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो इस क्लास को आप जो है ज़रूर देखिए, इस सीरीज़ को आप देखिए। और आप देख रहे हैं साहित्य सरगम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे जो कि बने हैं जिंदगी नामा उपन्यास से संबंधित, उनके लेखक से संबंधित, उपन्यास की लेखिका के संबंधित और उस उपन्यास से संबंधित। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कह रहा है जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोबती जी का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनके जन्म की बारे में बात करें तो इनका जन्म देखिए हम आपको बता दें 18 फरवरी को हुआ था। 18 फरवरी को 1925 में 1925 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। पंजाब का वह क्षेत्र जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, गुजरावाला क्षेत्र पंजाब का पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पे जो है इनका जन्म हुआ था। तो ये जो है देश विभाजन के बाद कृष्णा सोबती जो है ये दिल्ली आकर के बसी। कहाँ बसी, दिल्ली आकर के बसी। इनका जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1925 को हुआ था। ठीक है। और बात करें तो इनके पिताजी के बारे में, तो इनके पिताजी जो है एक फौजी व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे, इनके पिताजी एक फौजी व्यक्ति थे। ये फौजी व्यक्ति थे, फौज में थे। ठीक है। और माता जी इनकी कुशल गृहिणी थी। जन्म इनका हुआ था 1925 में। ये जन्म वाला आप प्रश्न जो है लेखिक, जो भी उपन्यास नाटककार कहानीकार सिलेबस में शामिल हैं उनके जन्म को आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि जो क्रम वाले प्रश्न आते हैं, जो मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं, वो जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब तक आप जन्म लेखकों की नहीं याद रखेंगे, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से मिल ही जाएंगे। इसलिए आप जन्म पे विशेष ध्यान रखें। पंजाब गुजरावाला में होता है, जो कि विभाजन के पश्चात पाकिस्तान में पड़ गया। पाकिस्तान के बाद जो है ये कृष्णा सोबती जी दिल्ली आकर के बस गई। पिता फौज में थे, माता कुशल गृहिणी थी। जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा उपन्यास उन्होंने ऐसा लिखा कृष्णा सोबती जी ने जिसको हिंदी साहित्य में जो है उपन्यास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, स्त्री लेखन के उपन्यासों का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो उस उपन्यास का नाम है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी। ठीक है, मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी उपन्यास को जो है इनके लेखिका के स्त्री लेखन में प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। हिंदी साहित्य के उपन्यास लेखन में जो है इस उपन्यास को प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। ये इन्होंने लिखा कब था, अगर ये बात की जाएगी तो ये इन्होंने लिखा था 1967 ईस्वी में। ठीक है, इम्पोर्टेंट उपन्यास है, तो इसलिए आप प्रकाशन वर्ष को भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं हम। कृष्णा जी ने प्रसिद्ध 4 उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष लिखे। इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे उपन्यास लिखे और उन उपन्यासों के में से 4 उपन्यास जो है आपको बताना है और उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो आप याद करने का कोशिश करिए। ये 1 लाइनर टाइप के प्रश्न इसीलिए हैं ताकि आप कितने क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हैं उस चीज़ को आप रिकॉल करने की कोशिश करिए। अगर आप प्रश्न को देख करके बिना विकल्पों को देखे आप प्रश्नों को याद कर पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी तैयारी बहुत बेहतर है और आप परीक्षा में गलती नहीं करेंगे। तो 4 उपन्यासों की बात की गई है इसमें। तो पहला उपन्यास आप देखिए।
पहला उपन्यास इनका जो है डार से बिछुड़ी, डार से बिछुड़ी, ये पहला उपन्यास। ये इन्होंने लिखा था 1958 में, ठीक है, 1958 में ये लिखा इन्होंने। एक लिखा है इन्होंने सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के, ये कब लिखा? सूरजमुखी अंधेरे के 1972 में लिखा, ठीक है। तीसरा उपन्यास आप देखिए, तीसरा उपन्यास इन्होंने लिखा समय सरगम, इम्पोर्टेंट है ये भी, समय सरगम, समय सरगम, ये इन्होंने लिखा 2000 ईस्वी में, ठीक है। मित्रों मरजानी हमने आपको बताया ही था, मित्रों मरजानी, मित्रों मरजानी उपन्यास हमने आपको बताया था 1967 में, ठीक। और एक उपन्यास जो हमारे सिलेबस में शामिल है, जिसको हम आज जिससे संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं, उसके प्रकाशन वर्ष को तो जो है आपको याद ही करना है, उसको आप भूल ही नहीं सकते, जिसका नाम है जिंदगी नामा। और जिंदगी नामा का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1979 में, ठीक है। तो 5 उपन्यास हमने आपको बता दिए, 4 पूछा गया था। डार से बिछुड़ी 1958, सूरजमुखी अंधेरे के 1972, समय सरगम 2000 और मित्रों मरजानी 1967, जिंदगी नामा जो है 1979 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्वोक्त उपन्यासों में से किस उपन्यास के लिए लेखिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो 5 उपन्यास हमने आपको इससे पूर्व में बताए हैं, उनमें से किसी एक उपन्यास के लिए जो है कृष्णा सोबती जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो उस उपन्यास का क्या नाम है, यही चीज़ आपको बताना है। तो उस उपन्यास का नाम है जिंदगी नामा, जिंदगी नामा। तो जिंदगी नामा जो है ये 1979 में प्रकाशित हुआ। कब? 1979 में ये प्रकाशित हुआ। और 1980 में इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1980 में, ठीक है। जिंदगी नामा 1979 में प्रकाशित हुआ, 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और प्रश्न की डिमांड यही थी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला। कृष्णा जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह, ज़्यादा कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है नहीं, एक प्रसिद्ध इनका कहानी संग्रह है, वही आपको बता देना है। और ये जो है कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, बादलों के घेरे। कब लिखा था? 1980 में, 1980 में लिखा था बादलों के घेरे। कृष्णा जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह बादलों के घेरे, ठीक है। कृष्णा सोबती जी ने किस प्रसिद्ध संस्मरण की रचना की? ये इम्पोर्टेंट है। कहानी संग्रह आप भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा, लेकिन जो ये उपन्यास और इनका जो संस्मरण है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है हम हसमत, इनका संस्मरण जो है वो है हम हसमत, ये इन्होंने लिखा 1977 में। और हम हसमत के 2 भाग प्रकाशित हुआ, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग अगर जब बात की जाएगी तो ये 1999 में प्रकाशित हुआ था। जो दूसरा भाग है ये 1999 में प्रकाशित हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हम हसमत जो ये है किस विधा की रचना है, किसकी रचना है? तो आप बता देंगे कि ये कृष्णा सोबती जी की रचना है। दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कितने भागों में प्रकाशित है? तो 2 भागों में प्रकाशित है। पहले भाग का प्रकाशन वर्ष कब है? 1977 में है। दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष कब है? तो 1999 में है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। कृष्णा जी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला? कृष्णा जी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 7। याद कर पा रहे हैं आप कि नहीं याद कर पा रहे हैं? या कृष्णा जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले जो है, ये आप सोचने की कोशिश करिए। कितनी चीज़ें आप याद कर पा रहे हैं, कितनी नहीं याद कर पा रहे हैं। जो नहीं याद कर पाएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, जो प्रश्न में की डिमांड रहेगी, जो प्रश्न की मांग रहेगी, उसको तो हम आपको बताएंगे ही। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये जो है पद्म भूषण पुरस्कार इनको जो है मिला था 2010 में। कब मिला था? 2010
2010 में मिला था इनको, 2010 में इनको मिला था। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, ये बात ठीक है, लेकिन इन्होंने लेने से इनकार कर दिया, ये बात उससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो है पद्म पुरस्कार जो है लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब उससे महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, ये हमने आपको बताया था। तो मिला था इनको 1980 में साहित्य अकादमी मिला 1980 में। फिर उसके बाद इनको मिलता है 2017 ईस्वी में, याद रखेंगे आप, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ कब मिलता है? 2017 ईस्वी में, ठीक है। पद्म भूषण कब मिलता है? पद्म भूषण इनको मिलता है 2010 में, ठीक है। तो ये 3 पुरस्कार जो है आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और एक ख़ास चीज़ बता दूं ये इसके बारे में, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। वर्ष 2015 में जब देश में असहिष्णुता यानी अशांति का दौर चल रहा था, उस समय जो है कृष्णा सोबती जी ने अपने साहित्य अकादमी पुरस्कार को विरोध स्वरूप जो है वापस कर दिया था। 1980 में मिला था, 2015 में वापस कर दिया था, क्योंकि देश असहिष्णुता से गुजर रहा था, और उसी के विरोध स्वरूप जो है इन्होंने अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार वापस कर दिया, ठीक है। कृष्णा जी को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला, ये तो हो गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, ये तो हमने आपको बता ही दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब मिला था, ये हमने आपको बता ही दिया। तो ये मिला था 2017 में। अब आपको बताना है कि 1980 में कौन सा पुरस्कार मिला और 2010 में कौन सा पुरस्कार मिला, ये आप कमेंट कर दीजिए। इसको आप तुरंत कमेंट कर दीजिए। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कृष्णा जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों वापस कर दिया, ये भी हमने आपको बता दिया। 2015 में देश में असहिष्णुता की स्थिति थी, उसी के विरोध स्वरूप कृष्णा सोबती जी ने जो है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार को वापस कर दिया। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1980 में। इस उपन्यास के लिए मिला था जिंदगी नामा जो है कब प्रकाशित हुआ? 1979 में। इनके 5 उपन्यास हमने बताए थे। 5 में से इस समय आप कितने याद कर पा रहे हैं? अगर आप 5 उपन्यास याद कर पा रहे हैं तो इसका मतलब जो है आपकी तैयारी ठीक स्तर की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया। तो 1979 में जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये बता दें, इसका जो है 2 बार प्रकाशन हुआ। इस उपन्यास का 2 बार प्रकाशन हुआ। दूसरी बार इसका प्रकाशन हुआ था राजकमल प्रकाशन से इसका प्रकाशन दूसरी बार हुआ, और ये कब हुआ था? 1983 में। यानी कि ये 2 बार प्रकाशित हुआ। खाली अगर प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1979 में। अगर ये पूछा जाएगा कब कब प्रकाशित हुआ, तो आप 1979 1983 दोनों बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जिंदगी नामा उपन्यास के कितने भागों का प्रकाशन हुआ? ये देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास जो है कितने भागों में प्रकाशित हुआ। तो पहला भाग हम बता देते हैं आपको, जो है यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ। कितने भागों में प्रकाशित हुआ? सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भागों में प्रकाशित हुआ। जो इसका प्रथम भाग है उसका नाम है जिंदा रुख। जो इसका प्रथम भाग है उसका नाम है जिंदा रुख, ठीक। और जो इसका दूसरा भाग है उसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। जो इसका दूसरा भाग है उसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। तो यह उपन्यास जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है अगला प्रश्न। अमृता प्रीतम, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अमृता प्रीतम और कृष्णा सोबती के बीच 25 वर्षों तक मुकदमा क्यों चला, ये आपको बताना है, ठीक है।
तो इसमें जो है, जो उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा है, कौन सा लगा है? जिंदगी नामा उपन्यास, जो प्रकाशित हुआ था 1979 में और साहित्य अकादमी कब मिला था, ये आपको बताना है। इसी उपन्यास के शीर्षक को लेकर के जो है अमृता प्रीतम और कृष्णा सोबती जी के बीच जो है 25 वर्षों तक मुकदमा चला। असल में अमृता प्रीतम जी ने भी इसी टाइटल से एक रचना लिखी और कृष्णा सोबती जी ने पहले से लिखा था। तो इसी दोनों को विवाद के चलते हुए जो है हाई कोर्ट में मुकदमा चला, और हाई कोर्ट का मुकदमा चला तो ये 25 वर्षों तक, लेकिन इसका अंत बहुत ही साधारण तरीके से हुआ और इसमें जीत हुई जो है कृष्णा सोबती जी की। इसमें जीत हुई कृष्णा सोबती जी की। ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र परिचय आपको बताना है। जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र परिचय बताना है, कौन कौन से पात्र हैं इसमें। तो सबसे पहले पात्र इसमें है एक, देखिए, शाह जी। शाह जी को आप याद रखेंगे, शाह जी। एक है इसमें पात्र साहनी। ये साहनी जो है शाह जी की पत्नी है। और उससे पूर्व हम आपको बता दें कि इस उपन्यास में कोई नायक नायिका नहीं है, नायक नायिका के रूप में किसी का चित्रण नहीं हुआ है। ये पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ये उपन्यास लिखा गया है। तो इसमें एक पात्र हो गए शाह जी, एक साहनी, और पंजाबी शब्द भी इसमें खूब अच्छे अच्छे प्रयोग किए गए हैं। साहनी हो गई। एक है सलामत अली। कौन है? सलामत अली एक है। ठीक। और एक है बड़े लाला। बड़े लाला जो है ये छोटे छोटे बच्चों को, ये छोटे छोटे क्या, सब लोग इनकी कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ किससे सुनाने में बहुत आगे हैं। ये कौन? बड़े लाला। एक है अंखिया, एक अंखिया है। एक है राबिया। राबिया जो है ये इनके यहाँ नौकर नौकरानी का काम करती है, शाह जी और साहनी के यहाँ नौकर नौकरानी का काम करती है। एक है निक्की। निक्की है। बेबो है इसमें, बेबो है। मेहरी चाची हैं। कौन है? मेहरी चाची। मेहरी चाची भी इसी उपन्यास में है। एक है काशी शाह। काशी शाह कौन है? काशी शाह समाज सेवक हैं और ये शाह जी के जो है भाई हैं। शाह जी के भाई हैं। शाह जी की पत्नी साहनी, शाह जी की नौकर जो है कौन है? राबिया, और शाह जी के भाई हैं काशी शाह। ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे पात्र हैं इस उपन्यास में। पात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो आप जब पढ़ेंगे कुछ उपन्यास की कथा वस्तु आपके समझ में आएगी तो ये प्रश्न आपको बड़े अच्छे, बड़े सुगम, बड़े सहज लगेंगे। जिंदगी नामा उपन्यास की विषय वस्तु क्या है ये आपको बताना। अभी तो हमने शॉर्ट में आपको विषय वस्तु बताई है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। इसकी विषय वस्तु आपको बताना है। तो ये जो है विभाजन से पूर्व पंजाब की संस्कृति और ऐतिहासिकता की विषय वस्तु पर लिखा गया उपन्यास है ये। किस पे लिखा गया है ये? विभाजन से पूर्व, जो विभाजन से पूर्व जो है ये लिखा गया है पंजाब की सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता का, पंजाब की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिकता का इसमें वर्णन है। ठीक है। ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। उपन्यास की शुरुआत किन पंक्तियों से होती है? उपन्यास की शुरुआत, ये तो जब आप पढ़े रहे होंगे तभी आप बता पाएंगे। उपन्यास की शुरुआत किन पंक्तियों से होती है? तो उपन्यास की शुरुआत जो है होती है शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात किन पंक्तियों से होती है? शरद पूर्णिमा की रात नामक पंक्तियों से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। जिंदगी नामा उपन्यास में कई सारे त्योहारों की चर्चा हुई है, लेकिन एक प्रमुख त्योहार की चर्चा लेखिका ने विशेष रूप से की है। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न नंबर कौन सा है? 16। तो एक त्योहार है लोहड़ी, जो पंजाब में अच्छा खासा जो है प्रचलित है, उसका नाम है लोहड़ी। लोहड़ी को पंजाबी संस्कृति में बड़े धूमधाम से
और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हालांकि त्योहारों की चर्चा तो इस उपन्यास में कई सारे त्योहारों की चर्चा आई है, ईद, दशहरा, बैसाखी, तो इन सारे त्योहारों की चर्चा आई है, लेकिन लोहड़ी का अंकन जो है साहित्यकार जो कृष्णा सोबती जी हैं वो विशेष रूप से करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उपन्यास में थानेदार की भूमिका में कौन है? इस उपन्यास में थानेदार की भूमिका में कौन है? तो थानेदार के रूप में आते हैं सलामत अली। कौन? सलामत अली। ये कौन है उपन्यास में? ये थानेदार है, ये थानेदार है उपन्यास में। काशी शाह की पत्नी का नाम क्या है? काशी शाह की पत्नी का नाम क्या है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 18। काशी शाह, काशी शाह हैं कौन? काशी शाह जो हैं ये शाह जी के छोटे भाई हैं, ये काशी शाह। और काशी शाह की पत्नी का नाम है विंद्रा दई। काशी शाह की, देखिए हम आपको बता दें, एक है शाह जी, शाह जी उपन्यास में इनकी पत्नी है साहनी। ठीक, ये माइनस हम बना दे रहे हैं, पत्नी है, ये पति हैं, तो ये प्लस में बना दे रहे हैं। इनके भाई हैं, इनके भाई हैं जो है कौन? इनके भाई हैं काशी शाह। दोनों का नाम मिलता जुलता है, बड़ा कन्फ्यूजन करता है ये। और इनकी पत्नी जो है वो है बिंद्रा दई। इनकी पत्नी जो है बिंद्रा दई है, तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखेंगे। काशी शाह की पत्नी कौन है? बिंद्रा दई। उपन्यास में राबिया की भूमिका क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, उपन्यास में जो है राबिया जो है, जो शाह जी हैं, जो शाह जी हैं, शाह जी की पत्नी साहनी है, शाह जी की पत्नी साहनी है। तो इन्हीं के घर में ये नौकरानी के रूप में या सेविका के रूप में जो है कौन रहती है? सेविका के रूप में कौन रहती है? राबिया। राबिया रहती है सेविका के रूप में। इनकी एक पुत्र की जन्म होता है, कौन सा? लाली। लाली नामक इनके एक पुत्र का जन्म होता है। उसी लाली का देखभाल कौन करती है? राबिया। और राबिया का प्रेम प्रसंग किससे चलता है? शाह जी से। राबिया का सेविका है शाह जी के घर में, लेकिन जो है ये इन शाह जी से इसका प्रेम प्रसंग भी अच्छा खासा चलता है। इन प्रेम प्रसंगों का आनंद आप तब ले पाएंगे जब मूल पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे तब। उपन्यास में शाह जी के छोटे भाई के रूप में काशी शाह का चित्रण हुआ है। वह अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वो अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है, जो इनके छोटे भाई हैं शाह जी के, ये समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं ये। और मुफ्त में दवाइयाँ और जड़ी बूटी भी बेचते हैं। डॉक्टर काम करते हैं, मुफ्त में दवाइयाँ और जड़ी बूटी भी देते हैं। कौन? ये शाह जी के जो भाई हैं, काशी शाह। ठीक है, उपन्यास में पंजाब के ग्रामीण जनजीवन में किस नौकरी को लोग बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं? उपन्यास में पंजाब के ग्रामीण जनजीवन में किस नौकरी को लोग जो है बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर है 21। प्रश्न नंबर 21 है। प्रश्न नंबर 21 में तो हम आपको बता दें किस नौकरी को जो है लोग बहुत महत्व देते हैं, तो फौज की नौकरी को। फौज की नौकरी को बहुत महत्व देते हैं। जो डेरा चट्टा गांव है, जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर जो लिखी गई कहानी है, ये उपन्यास है, इसमें जो है फौज को विशेष महत्व देते हैं। और फौज में भर्ती होना, फौज में लड़ते हुए शहीद हो जाना, और फिर फौज से रिटायर होकर के गांव में बसने का एक जो है अनोखा आत्मसम्मान जो है ये लोग अपना समझते हैं। तो इस उपन्यास में फौज की नौकरी को लेखक ने बहुत ही महत्व दिया है। ठीक है, डेरा चट्टा गांव का जो उपन्यास की विषय वस्तु का प्रमुख केंद्र है। देखिए, एक अच्छा सा प्रश्न यही बन जाता है कि उपन्यास की विषय वस्तु का केंद्र कौन सा गांव है, तो आप बता देंगे डेरा चट्टा गांव। वह ग्रामीण
वहाँ ग्रामीणों जिस स्थान पर बहस कर गप्पे लड़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो है पूछा गया है सीधा सा प्रश्न, आप ये समझिए कि जो डेरा जट्टा गांव है उसके जो ग्रामीण हैं, उस गांव के निवासी जो हैं, वो शाम के टाइम इकट्ठा होकर के जो बुजुर्ग युवक या ये सब जो बहस करते हैं, जो गप्पे लड़ाते हैं, जो टाइम पास करते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है मजलिस। उस जगह को क्या कहा जाता है? मजलिस। ठीक है। जो चौपाल लगती है शाम के समय उसको कहा जाता है मजलिस। इम्पॉर्टेंट है ये, पूछ सकता है कि मजलिस शब्द किस उपन्यास में आया, मजलिस शब्द का अर्थ क्या है? विभाजन से पूर्व पंजाब में किन 7 उपभाषाओं का प्रचलन था? ये आपको बताना है। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा। विभाजन से पूर्व यानी कि इस उपन्यास में, जिंदगी नामा उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब में 7 भाषाओं के प्रचलन को बताया गया है। तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला है जो है लहंदी, लहंदी अर्थात लहंदा वही। उसके बाद है लहंदे के बाद पोठोहारी। कौन सी भाषा है? पोठोहारी। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगी मुल्तानी, तीसरे नंबर पे मुल्तानी। चौथे नंबर पे आ जाएगी झांगी, चौथे नंबर पे आ जाएगी झांगी। पांचवें नंबर पे आ जाएगी माझी। छठवें नंबर पे आ जाएगी मलवई, मलवई। सातवें नंबर पे आ जाएगी दुआबी। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको एक बार आप देख लीजिए। लहंदा, पोठोहारी, मुल्तानी, झाबी, मांझी, मलवई और दुआबी। ठीक है, ये 7 उपभाषाओं का प्रचलन था। पंजाब के किस शहर को पंजाब का सहरा कहा जाता है? उपन्यास में, इस उपन्यास में पंजाब के किस शहर को पंजाब का सहरा कहा गया है? तो ये जो है कहा गया है सियालकोट को। कौन से शहर को कहा गया है? सियालकोट शहर को। सियालकोट शहर को पंजाब का सहरा कहा गया है। ठीक है। जिंदगी नामा उपन्यास में किस कालखंड के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु का वर्णन किया गया है? यानी कि जो जिस सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषय वस्तु का वर्णन किया गया है, जिस समय के, वह समय किस किस समय के बीच रहा था या रहा है? तो ये जो है 1907। देखिए आप 1907 तो इसमें जो है 1907 से लेकर के 1915 तक के जो है कालखंड के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूपरेखा का वर्णन इसमें जो है किया गया है। किस उपन्यास में? जिंदगी नामा उपन्यास में, जिसका प्रकाशन हुआ था कब? 1979 ईस्वी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर, और ये 26 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, एक कथन है, यदि कहा जाए कि प्रेमचंद और रेणु, ये रेणु नहीं ये रेणु है, इसको आप जो है ये समझिए, फणिश्वरनाथ रेणु, फणिश यदि कहा जाए कि प्रेमचंद और रेणु के बाद अपनी जातीय जिंदगी को पूरी तन्मयता से उभारने की कला कृष्णा जी में है तो गलत ना होगा। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? यदि कहा जाए कि प्रेमचंद और रेणु के बाद अपनी जातीय जिंदगी को पूरी तन्मयता से उभरने का कला जो है कृष्णा जी में है तो गलत नहीं होगा। ये कथन जो है राजेंद्र यादव का, राजेंद्र यादव का। राजेंद्र यादव जी ने विवाह किया था एक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार से जिनका नाम है मन्नू भंडारी। और ये शादी उनकी कब हुई थी? ये शादी इनकी हुई थी 1959 ईस्वी में। तो इस टाइप इन सब चीज़ों में नहीं जाएंगे, हम सीधे अपनी टॉपिक पे बात करेंगे। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है, जो कथन इसमें पूछा गया है, इसका आंसर है राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न आप देखिए। जिंदगी नामा मूलतः किसी कवि मन की रचना है, इसमें कितनी अछूती मार्मिक उपमाएं हैं, कोई प्रथम कोटि का कवि वैसा प्रयोग कर सकता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा जिंदगी नामा उपन्यास के संबंध में विश्वनाथ त्रिपाठी का। किसका हो जाएगा?
विश्वनाथ त्रिपाठी का, ये जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का कथन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिए। शाह साहिब मैंने आपको दिल में ऐसे धार लिया जैसे भगत मुरीद अपने साईं को धार लेते हैं। ये आप अनुमान लगाइए, ये कथन किसका हो सकता है। ये आप अनुमान लगाइए। शाह जी के संबंध में ये कथन किसी ने कहा है और ये उपन्यास की एक प्रमुख पात्र भी है। तो शाह जी के संबंध में ये कथन किसी ने कहा है, तो ये कथन कौन जो है कहती है, ये राबिया कहती है। राबिया शाह जी से कहती है। राबिया का चक्कर चलता है किससे? शाह जी से। तो इसी के संबंध में जो है कुछ बातचीत होती है इनकी, तो उसी में ये कहती है, शाह साहिब मैंने आपको दिल में ऐसे धार लिया जैसे भगत मुरीद अपने साईं को धार लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। अंग्रेज की कचहरी में इंसाफ होता है। इंसाफ का घर है कचहरी। अदालत लठमन्नू का डेरा नहीं कि जिसके जो मन में आया बोल दिया या फैसला दे दिया। ये कथन किसका है? इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा। और ये कथन है जो है शाह जी का। ये कथन किसका है? शाह जी का। जब आप उपन्यास की मूल पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे या इसके अच्छे से सारांश को पढ़ेंगे, जहाँ अच्छा सा सारांश दिया हो, तो आप इसको जो है जान पाएंगे कथनों के बारे में कि किनके कथन हैं। और एक चीज़ महत्वपूर्ण हम आपको बता दें कि अगर ऐसे ही उपन्यास, नाटकों, कहानियों के जो है वन लाइनर व्याख्या के साथ कथा वस्तु को समेटे हुए प्रश्नों की सीरीज को आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें, इससे ज़रूर जुड़ जाएं। सभी प्यारे साथियों को सादर धन्यवाद।